नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है मीडिया की मुख्य धारा में साहित्य, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाषाविद रमाकांत बेंजवाल और साहित्यकार शशि भूषण बडोनी। रमाकांत बेंजवाल जी और शशि भूषण बडोनी जी, साहित्यिकी के इस मंच पर आप दोनों महानुभावों का स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत रमाकांत बेंजवाल जी मैं आपसे करता हूं और आपको मैं उस दौर की तरफ ले जाता हूं जब हम जो हमारे दैनिक अखबार थे वो भी एक साहित्यिक परिशिष्ट निकालते थे। जब बुक स्टॉल पर आते थे तो बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाएं वहाँ मिल जाती थी। एक ये दौर है जब वो परिशिष्ट गायब हो गए हैं। वो उन पत्रिकाओं में से बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं भी अब नदारद हैं। क्या वजह है, ये स्थिति क्यों आई? आप इस पर आपकी टिप्पणी। धन्यवाद नौटाल जी। 1990 के आसपास क्या हुआ कि एक मीडिया में विमर्श चला कि साहित्य को क्या खबरों के साथ जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा। तो विमर्श और उसके बाद शोध में ये निकला कि साहित्य का पाठक अलग सा है। अच्छा। और जो खबरों को और ये समाज की से जुड़ी जो खबरें हैं उसको अखबारों में, पत्रिकाओं में अलग से दिया जाना चाहिए जी। और तब तो हमारा ये सोशल मीडिया नहीं आया था, हमारे डिजिटल मीडिया भी नहीं आया था। तो ये बहुत पहले की बात है। मैंने 1990 के आसपास ये चीज़ें हो गई थी कि साहित्य अलग हो गया था और खबरें और हमारी जो सामाजिक चेतना है, सामाजिक खबरें हैं, वो अलग से बन गया। तो उससे क्या हुआ कि एक जो आम लोग जो हैं उस साहित्यकार को जानते थे, पहचानते थे, उसको उसके कहानी, उसके कविता, उसको समझते थे। तो वो जब मीडिया से हट गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ही था, दूरदर्शन जी, था। दूरदर्शन और हमारी जो रेडियो, थे तो आकाशवाणी, तब देहरादून भी नहीं था। तो अलग अलग राज्यों के अपने थे और नेशनल टीवी था। और जो खबरों में जो आता था वो सिर्फ खबरें आती थी और एक साहित्यिक कार्यक्रम अलग से सप्ताह में चलता था। उनका भी क्या हुआ कि अखबारों का क्या हुआ कि एक साप्ताहिकी निकालने लगे वो जी। और एक सप्ताह में एक अंक परिशिष्ट टाइप का वो निकलने लग गया। और एक कॉलम उन्होंने सोचा, क्योंकि व्यवसायीकरण शुरू हो गया था इसका अखबारों। उनको लगा यार ये तो एक हमारा व्यवसाय बन सकता है। तब मिशन था, पहले 1990 से पहले अखबार निकालना एक मिशन था। और उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यवसायीकरण हो गया। उन्होंने कहा यार इससे तो हम कमा सकते हैं, रोजगार ज़्यादा दिया जा सकता है और उससे कमाई की जा सकती है। तो कमाई के चक्कर में क्या हो गया कि वो जो संपादक थे, संपादक भी पहले साहित्यिक अभिरुचि के होते थे या साहित्यकार होते थे, लेकिन क्या किया कि वो साहित्यकार और साहित्यिक अभिरुचि की जगह उन्होंने ऐसे का जो पैसा कैसे कमाए उस ढंग के संपादक बनाने लगे। धीरे धीरे 90 के आगे बढ़े, हम 2000 के लगभग फिर वो आ गया, हमारा इंटरनेट आ गया। मीडिया को जो है फैला दिया गया, प्राइवेट में दे दिया गया। तो तब तो कई चैनल आ गए। चैनल्स ने भी देखा यार ये साहित्य अलग कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, वो व्यूज़ और लाइक्स में ज़्यादा चलेंगे। सोशल मीडिया भी वही काम कर रहा है। और साहित्य, हमारा साहित्य का क्या हो गया, साहित्य पढ़ने वाला है परंतु उनका एक गुट अलग बन गया। वो साहित्य जो पढ़ते हैं या साहित्य लिखते हैं, बुनते हैं, उनको वही लोग पहचानते हैं जो साहित्य पढ़ रहा है या लिख रहा है। परंतु जो आम आदमी उनसे साहित्य कट हो गया है, दूर हो गया। लेकिन रमाकांत बेंजवाल जी, मुझे अच्छी तरह ध्यान आता है कि ऐसा भी नहीं है। अब तो हमारे पास लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बहुत अच्छी है। उस दौर में इतनी साक्षरता भी नहीं थी। उन्हीं अखबारों को जब गांव की चौपाल पर कोई एक पढ़ने लिखने वाला आदमी पढ़ता था तो पूरा गांव सुनता था। और अगर उसमें साहित्यिक पत्रकारिता का पुट था भी, तो ऐसा कभी नहीं हमने सुना कि चर्चा प्रधानमंत्री की हो रही हो और उन्होंने राष्ट्रपति की समझी हो। उन्होंने जिसकी चर्चा थी उसी को समझा।
एक वो जो साहित्यिक पत्रकारिता का स्वाद होता था, उसने हमारी भाषा को परिमार्जित किया, हमारे संस्कारों को एक तरह से आधार दिया। बिल्कुल। अब अखबारों में, पत्रिकाओं में ये भी हो सकता है कि हम पुराने दौर के हैं इसलिए उस चीज़ को ज़्यादा मिस करते हो, नई पीढ़ी को शायद ठीक लगता हो यही। पर वो ठीक आपने कहा कि बाज़ार की अपनी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से चीज़ें बदली। फिर मैं आपके पास आऊँ रमाकांत बेंजवाल जी। इससे पहले शशि भूषण बडोनी जी, बेंजवाल जी की बातचीत से तो एक जो शुरुआती आधार बना वो ये बना कि सब कुछ व्यावसायिक ही हो रहा है, अखबार भी, पत्रिकाएं भी, यहाँ तक कि आपने डिजिटल मीडिया की भी जो बात की, जी जी, जो हमारे ऑडियो विजुअल जितने भी चैनल वगैरह हैं, उसके बावजूद कुछ तो साहित्यिक पत्रिकाएं हमारे पास आ ही रही हैं आज भी। कौन सी महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिकाएं हैं? और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जो हमारे दैनिक अखबार हैं मुख्य धारा के, इनमें जो वो साहित्यिक परिशिष्ट जिसकी तरफ बेंजवाल जी अभी हमारा ध्यान खींच रहे थे, क्या उस तरह का, उस मिजाज का कोई परिशिष्ट आज भी आता है? पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं तो नोटियाल जी आपको पता ही है कि इधर काफ़ी सारी प्रकाशित हो रही हैं जी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे और प्रादेशिक स्तर पे जी, चाहे वो व्यक्तिगत उस पे निकल रही हों या फिर राजकीय सहयोग से निकल रही हों। जी, तो साहित्यिक पत्रिकाएं मुख्य धारा की जो आ रही हैं आपके हमारे पास, जी, हंस है, कथा देश है, जी, समकालीन भारतीय साहित्य है, और बनमाली कथा है, पाखी है, परिकथा है, ये तो मुख्य धारा में काफ़ी पढ़ी जाने वाली हैं। जी। उसके अलावा भी जैसे जो जिनका पाठक वर्ग सीमित है, सीमित भी क्या है, मतलब काफ़ी जो साहित्य प्रेमी पाठक हैं वो तो मंगा ही लेते हैं जी, लेकिन ज़्यादातर जो पत्रिकाएं हैं उसमें ये समझ लीजिए कि साहित्य के पाठक जो लेखक हैं या फिर जो साहित्य प्रेमी हैं वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा संकट है। जैसे कि अभी बेंजवाल जी ने बताया कि आम आदमी मतलब उनको नहीं पढ़ता है, साहित्य प्रेमी ज़्यादा उनको मंगाते हैं। तो अखबारों में जो आपने बताया कि परिशिष्ट वाली बात जो कही, जैसे पहले अभी बात चल रही थी, सभी अखबारों के होते थे परिशिष्ट जो होते थे, शुद्ध साहित्यिक होता, हाँ, शुद्ध साहित्यिक जैसे सभी में होते थे जी। लेकिन उसके बाद तक आपने देखा होगा कि जनसत्ता में तो चला बहुत सालों तक, वो भी इसलिए चला कि उसमें जो साहित्य के संपादक थे वो मंगलेश डबराल जी उसमें साहित्य के संपादक थे। तो उन्होंने उसकी वो इस तरह बन रखी थी उसकी कि बहुत अच्छी इमेज थी उसकी, जनसत्ता के जो रविवार जो होता था सभी साहित्य प्रेमी उसको जरूर मंगाते थे जी। तो जनसत्ता हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी है, अच्छा है तो सही, दैनिक हिंदुस्तान की चर्चा। हाँ, लेकिन उसमें वो साहित्य के साथ साथ सभी तरह का देते हैं, महिलाओं के लिए भी देंगे, बच्चों के लिए भी देंगे। वही जैसे आपने बताया कि बिजनेस उसमें जो है व्यापारी मतलब अपना मार्केट में उन्होंने देखना है, क्योंकि साहित्य के तो पाठक बिल्कुल सीमित हैं लेकिन देते हैं। अभी हिंदुस्तान में जी अमर उजाला वगैरह तो आप नहीं देते हैं, पहले तो देते थे लेकिन देते हैं जी। लेकिन बडोनी जी, ये जो आप कह रहे हैं कि साहित्यिक पत्रिकाएं भी आ रही हैं, अखबार में बेशक एक अखबार का आपने नाम लिया कि उसमें, लेकिन इससे जो आपके वक्तव्य में एक जो बात आई, ये एक कन्फ्यूजन सा भी पाल लिया गया है हमारे समाज में। अमूमन बातचीत में ये बात आती है कि साहित्य जैसे एक अलग जेनर है, और वो आप ऐसे भी तो हमारे बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं वो साहित्य विषय को तो पढ़ ही रहे हैं, और इसमें क्या बुराई है कि अगर एक अखबार है उसकी भाषा परिमार्जित हो, उसका जो शीर्षक है वो थोड़ा कवितामय हो, बिल्कुल, तो उससे तो अखबार ही ज़्यादा समृद्ध होता है और पाठक को एक अलग आनंद मिलता है। बहरहाल आपसे ये जानकर अच्छा लगा कि इस दौर में भी हमारे, और जो आपने नाम गिनाए जिन साहित्यिक पत्रिकाओं के, निश्चित रूप से उनका इस बात के लिए अभिनंदन किया जाना चाहिए कि इस दौर में भी उन्होंने साहित्य के अलग को जगाया है। और ज़रूर एक समस्या है वितरण की और उनको हासिल करने की, लेकिन उसके बावजूद वो पत्रिकाएं छप रही हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन रमाकांत बेंजवाल जी, बडोनी जी ने जिन पत्रिकाओं की अभी चर्चा की, उनमें
कुछ नाम मिस कर गए, और अगर हम पिछले लगभग 100 सालों का साहित्यिक पत्रकारिता वाला इतिहास देखें तो उनके बगैर अधूरा रहता है। धर्मयुग, साहित्यिक, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, शुक्रवार, इस तरह की पत्रिकाएं भी हम उस दौर में होती थी। और धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान तो साहित्य के लिए एक तरह से बहुत समर्पित पत्रिकाएं रही हैं। क्या आपको लगता है कि जिन पत्रिकाओं का अभी बडोनी जी नाम ले रहे हैं, ये पत्रिकाएं, इन दो कमी पत्रिकाओं, और ये दो क्यों, ये जो लगभग आधा दर्जन पत्रिकाएं बड़ी पत्रिकाएं थी, उनकी कमी को ये पूरा कर देती हैं ये पत्रिकाएं? और अगर नहीं कर पा रही तो क्या वजह है? ये इससे पहले सारिका इससे पहले थी। हाँ, ये मैं भूल रहा साप्ताहिक था। हिंदुस्तान बिल्कुल, और धर्मयुग से पहले जो है सारिका थी। और सारिका ये शुद्ध साहित्यिक थी। बिल्कुल और बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक हिंदुस्तान और धर्मयुग जो था वो उसमें आधा साहित्यिक होता था और सामाजिक और कुछ राजनीतिक, कादम्बनी भी थी। कादम्बनी अभी भी चल रही है। कादम्बनी और नवनीत तो अभी भी चल रही है जी। तो ये क्या हुआ कि इनको जो 90 का दौर में जो बताया, हिंदी का पाठक बहुत कम है। और जैसे आज भी जो पत्रिकाएं हैं, जैसे इंडिया टुडे हिंदी अंग्रेजी दोनों में निकालता है, आउटलुक हिंदी अंग्रेजी दोनों में निकालता है, वैसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जो दोनों में निकालती हैं। पर हिंदी के जो पत्रिकाएं हैं वो घाटे में जाके उनकी घाटे की पूर्ति करता है अंग्रेजी वाला। अच्छा। हाँ, तो ये बड़ा संकट है। हिंदी के पाठक अंग्रेजी की अपेक्षा कम है। हालांकि क्यों हम हिंदी बेल्ट के हैं और हमें लगता है कि हम हिंदी तो इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने आधा भारत तो हिंदी बोलता है, तो ये नहीं है। क्योंकि आधे भारत में भी जो हमसे या जो ऊंचा तबका है, अच्छा साहित्य का तबका है, वो अंग्रेजी पढ़ता है। और उसको जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी भी अंग्रेजी ही पढ़ती है। हिंदी का तो एक संकट ये है। हिंदी का संकट इसलिए है, जो मैं थोड़ा सा बिल्कुल आप कंटिन्यू बोलो जी। हिंदी का संकट इसलिए है कि हिंदी पे काम नहीं हो रहा है। मैं ये साफ बोलता हूँ कि हिंदी पे जो हमारे तटीय क्षेत्रों की शब्दावली है, हमारे आंचलिक लोक भाषाओं की शब्दावली है, चाहे ब्रज की है, गढ़वाली की है, कुमाऊनी की है, चाहे तमिल की है, चाहे तेलुगु की है, उनकी जो वहाँ की आंचलिक भाषाओं की शब्दावली हिंदी ग्रहण ही नहीं कर रहा है। जबकि इससे ज्यादा अंग्रेजी वाला ग्रहण कर रहा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अंग्रेजी वाला क्या कर रहा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हमारी गढ़वाली के शब्दों को भी अपने उसमें अंगीकार कर रहा है, उन शब्दों को। या जो मछुआरों की शब्दावली है वहाँ तटीय क्षेत्रों की, उनकी भी शब्दावली को अंगीकार। हिंदी उस पर काम ही नहीं कर रहा। हिंदी सिर्फ अपने में सीमित हो गई है कि मध्य प्रदेश के जो बीच के क्षेत्र हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के बीच के क्षेत्र हैं, वहाँ भी वो अलग से किनारे के क्षेत्रों में नहीं जा रहा है। और सिर्फ वो वहीं अभी भी खड़ी बोली बैठ अभिजात्य हिंदी जिसको कहते हैं, वो लोक भाषाओं के शब्द अपने उसमें नहीं ले रहा। थोड़ा विषयांतर था इसलिए नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन जी रही बात अब पत्रिकाओं की, तो पत्रिकाओं का संकट तो मैंने बता दिया। एक कारण ये भी है कि एक तो पत्रिकाओं पे विज्ञापन का दबाव होता है और साहित्य में विज्ञापन नहीं मिलता है। हमारी जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं वो बड़े मुश्किल से किसी के अनुदान और किसी के उससे चल रही हैं, जिनका नाम अभी बडोनी जी ने लिया। परंतु इनके लिए जो विज्ञापन है, हमारे अखबार हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उनके लिए क्या होगा, विज्ञापन का दबाव ज़्यादा होता है। विज्ञापन आएंगे तो तभी वो सरवाइव करेंगे, नहीं बिल्कुल ठीक। हमने देखा होगा कि अभी सोशल मीडिया या जो हमारे जो यूट्यूब के आज चैनल हैं उनका ज़्यादा हो गया, क्योंकि उनको बिना बात के वो घर में बैठे हुए पैसा मिल रहा है। परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा मैंने, एक चैनल का रेडियो बंद हो गया है, उसने 120 उनको एम्प्लॉय को बाहर कर दिया, क्योंकि उनके सुनने वाले कम हो गए। बहुत जाना माना नाम है वो, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है, एक बड़ा जाना माना नाम है। उनको उन्होंने क्या किया कि अपना वो छटनी शुरू कर दी है, क्योंकि उसको विज्ञापन नहीं मिले उसमें। तो यही दिक्कतें हैं कि नहीं, थोड़ा सा मैं हस्तक्षेप कर दूं। जो आपने कहा कि साहित्यिक पत्रिकाओं को, साहित्यिक चैनल्स को, साहित्यिक मंचों को विज्ञापन नहीं मिलते, क्या वजह है इसका कोई तो कारण होगा। साहित्य एक सबसे बड़ी बात है कि हमने पहले क्या किया, वो साहित्य को 90 से पहले की जो घटा क्यों था,
हमने उसको क्लिष्ट बनाया था। आज संस्कृत क्लिष्ट बनी है तो आज संस्कृत पढ़ने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं। हमने क्या किया कि उसको क्लिष्ट बनाया। जो हमारे उस 90 से पहले के दौर के थे साहित्यकार, उन्होंने भाषा जो है क्लिष्ट बनाई उसको बिल्कुल। मैं क्योंकि बहुत साहित्य वाला आदमी हूँ, मैं उससे जुड़ा हूँ, पुस्तकालय से जुड़ा हूँ और थोड़ा पर्यटन और भाषा पे काम करता हूँ। तो पहले वालों ने क्या किया कि वो थोड़ा सा भाषा क्लिष्ट थी, तो आम आदमी के, हमने बचपन में पढ़ा होगा, एक कविता है विद्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जी क्या है वो, गगन दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अब क्या उसको ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि दिन बीतने, शाम ढलने वाली थी, दिन बीतने वाला था, आसमान जो है लालिमा लिए हुए था। तो एक साधारण भाषा में, जो आम आदमी की भाषा में साहित्य होगा, उस पर 90 के बाद काम हुआ। अब तो ज्यादातर अब जो भी साहित्य रहा 90 से पहले का साहित्य और 90 के बाद का साहित्य, 90 के बाद आपने देखा होगा जगोड़ी जी की कविताएं भाव प्रधान होती है, एक सिंपल सी, लेकिन आम आदमी की भाषा है, परंतु वो असर तब का अभी भी चल रहा है। फिर एक नई पीढ़ी की, जिसको जेन जी बोला जाता है, वो समाचार न तो पढ़ता है और न सुनता है। वो न तो कोई चैनल देखता है समाचार के, वो सिर्फ इंटरनेट पे डिपेंड होता है। इंटरनेट पे क्या आ रहा है उसी को देखता है, वो सारांश देखता है। वो कोई भी, किसी भी क्षेत्र का कोई भी नई पीढ़ी का हो, न तो वो समाचार सुनता है और न पढ़ता है। वो समाचार पत्र उससे दूर है। और ये धीरे धीरे जो है ये संकट आ जाएगा इन पे जी। बल्कि बडोनी जी और बेंजवाल जी, ये संकट आ चुका, ये इसलिए आ चुका कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें पठनीयता का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। क्योंकि वो एक भी सेकंड अगर खाली है, फर्ज कीजिए कि 30 सेकंड अगर उसको अपना साइट खुलने में लगी, तो उसी 30 सेकंड में वो अपना फ़ोन पे अपना इंगेज है। ऐसे में किताबों से तो वास्तव में, तो जिस तरफ आप संकेत कर रहे हैं, वो संकट तो आ ही चुका। बिल्कुल। बल्कि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, ये डिजिटल माध्यम, जो हमारे यूरोप के देश हैं, समृद्ध देश हैं, अब वहाँ पर जब इस पर विमर्श हो रहा है, तो वो लोग एक निश्चित उम्र तक इसको प्रतिबंधित कर रहे हैं कि बच्चों के हाथ में फ़ोन न दिए जाएं, उनको किसी सोशल साइट पे कई देशों में मेंबरशिप न दी जाए। मुझे लगता है कि हमसे पहले वो ये सब झेल चुके होंगे। बेंजवाल जी, मैं फिर आपके पास आऊँ। कुछ चीज़ें आपने बहुत महत्वपूर्ण अपने वक्तव्य में कही हैं और उनकी समीक्षा हम आगे करते हैं। इससे पहले बडोनी जी, आपसे, क्योंकि आप तो लगातार पढ़ते रहे हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जो पत्रिका, साहित्यिक पत्रिका हिंदी जगत में आती है, उसकी पहली खबर खासकर हमारे उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में भी देहरादून में तो आपको ही होती है। हम खुद आपसे सलाह लेते हैं। ये जो साहित्यिक पत्रिकाएं पूरे देश भर से छप रही हैं, इनको प्राप्त करने का, जो जिस तरफ हम कह रहे हैं कि साहित्य कम पढ़ा जा रहा है, लेकिन जितने लोग पढ़ना भी चाहते हैं वो उसको कैसे हासिल करते हैं? क्या स्थिति है? ये पत्रिकाएं इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, बाय पोस्ट आती हैं, क्या बाज़ारों में ये सुलभ हैं? अगर कोई साहित्य का पाठक या सामान्य पाठक भी चाहे तो इन पत्रिकाओं को कैसे हासिल कर सकता है? इसमें नौटियाल जी, ये आप देख ही रहे होंगे कि ज़्यादातर जो पत्रिकाएं हैं अब उनके सदस्य हो गए। बाज़ार में बहुत कम पत्रिकाएं हैं जो मिलती हैं, मिलती तो है, लेकिन कई पत्रिकाएं ऐसी हैं जो केवल अपने सदस्यों को ही भेज रही हैं। इस तरह का अब बन गया जी। उसके कारण कई हो सकते हैं, ये तो इसकी तो समीक्षा वाली बात दूसरी है। लेकिन मैंने देखा है कि बाज़ार में जो पत्रिकाएं हैं वो ज़्यादातर जो बहुत सर्कुलेशन तो उनका ठीक ठाक है वही है। ज़्यादातर वो उनके सदस्य हैं और उस सदस्यों को ही भेजती है जी, और कोशिश भी नहीं करती हैं बाज़ार में। जी जी। अच्छा, सदस्यों का भी इस तरह हो गया कि सदस्यता भी बहुत बढ़ गई है। इधर डाक के रेट्स वगैरह बढ़ गए हैं तो सदस्यता भी उसमें बढ़ गई है, लेकिन फिर भी उसके अपने सदस्य तो हैं ही। और फर्ज कीजिए, जो जिन पत्रिकाओं की आप अभी चर्चा कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम के हिंदी साहित्य में ये पत्रिकाएं मिल रही हैं, अगर हम उत्तराखंड का सबसे साधन संपन्न शहर देहरादून माना जाता है,
अगर देहरादून में ही हम चाहें कि कुछ अच्छी सी साहित्यिक पत्रिकाएं खरीदी जाएं, तो क्या हमारे पास बुक स्टॉल हैं भी? और अगर हैं तो क्या वो इस तरह की पत्रिकाओं को रखते हैं बनिस्बत की मेन स्ट्रीम की पत्रिकाओं की, जिनकी चर्चा अभी बेंजवाल जी कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं जी। इन पत्रिकाओं का ज़्यादातर लोगों का, साहित्य प्रेमियों का ये है, शिकायत है कि किसी भी शहर में स्टॉल जो पहले होते थे साहित्यिक पत्रिकाओं के, वो अब नहीं मिलती है। और इसीलिए शायद, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ज़्यादातर डाक से ही बेचते हैं या फिर ऑनलाइन आजकल हो गया है कि कई तो डिजिटली बना रही हैं और हार्ड कॉपी बना ही नहीं रही हैं। अच्छा। लेकिन उसमें भी जो, जैसे दिल्ली जैसे शहर में भी हमने सुना है कि वहाँ भी मतलब जो साहित्यिक पत्रिकाओं के वो थे वो बंद हो गए। बहुत कम एक दो जगह, जैसे श्री राम सेंटर वगैरह में, वहाँ जो मुख्य NSD वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे साहित्य अकादमी भी है, सब है, तो वहाँ मिलती हैं, और जगह कहीं नहीं मिलती है। देहरादून में भी 2-3 जगह ही आपने देखा है। जी, मेन बाजार में है। छोटे-मोटे स्टॉल तो बल्कि बंद हो गए हैं, बुक वर्ल्ड वगैरह, किताबों की दुकानें बंद हो गई हैं। कम से कम कोई एक ऐसा अड्डा तो जरूर एक शहर में होना चाहिए, और जहाँ पर इस तरह की यहाँ तो हम लोगों को मिल भी जाती है देहरादून में, लेकिन अन्य शहरों में तो कहीं साहित्यिक पत्रिकाएं मिलती ही नहीं है। केवल उनको डाक से ही मंगाया जाता है। इसीलिए शायद वो डाक वाला जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सदस्यों वाला जो रह गया है, वो इसीलिए शायद उनका एक ऑप्शन हो गया है, क्योंकि कहीं कोई बेचता ही नहीं है जी। जो डीलर होते हैं वो कहते हैं कि हम तो बिकती नहीं है जी, तो इस तरह का हो गया। चलिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि कभी देर सवेर छोटे छोटे शहरों में भी इस तरह के कुछ अड्डे बनेंगे, और हम ही में से कुछ लोग इस तरह की पहल करेंगे जी। क्योंकि बेंजवाल जी, ये तो मानना पड़ेगा कि खरीदार तो है साहित्य का भी, ऐसा तो नहीं है, आप खुद ही कर। और बेंजवाल जी की आपके वक्तव्य में एक जो चौंकाने वाला पक्ष आया, वो ये आया कि जो पत्रिकाएं बाइलिंगुअल हैं मेन स्ट्रीम की, बड़े संस्थानों की, उनमें हिंदी पत्रिकाएं घाटे में है, और उस घाटे को अंग्रेजी पत्रिकाएं पूरी कर रहे हैं। और हम दावा करते हैं कि हम तो पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और अंग्रेजी बोलने वाले तो लिमिटेड लोग हैं। तो ये भी अपनी तरह का एक चौंकाने वाला तथ्य है। बहरहाल, थोड़ा सा बडोनी जी विषयांतर करते हैं जी। और बेंजवाल जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि अकेले ये प्रिंट माध्यमों का ही मामला नहीं है साहित्य। हमारे जो श्रव्य और दृश्य माध्यम हैं, जिसमें आपने दूरदर्शन की चर्चा की, एक ज़माने में दूरदर्शन ही होता था, बहुत सारे सीरियल आए और तमाम तरह के साहित्यिक फ्लेवर वाले कार्यक्रम आए। रेडियो में शायद ही हिंदी पट्टी का कोई महत्वपूर्ण साहित्यकार और कवि होगा जिसको उस समय आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो ने जगह न दी हो। और अब आप कहते हैं कि हमारे पास चैनल ही चैनल हो गए, तो उसमें साहित्य कहाँ गायब हो गया? वहाँ क्यों नहीं साहित्य है? साहित्य क्यों नहीं है? जो हमारे नाटक वहाँ आते हैं, सीरियल आते हैं, वो तो साहित्य ही है। हाँ। बहुत सारे हैं, स्टार प्लस है, ये अन्य जितने भी हैं, सब टीवी के जितने चैनल्स हैं, वो जितने सीरियल्स आते हैं वो सब साहित्य है। हाँ, मानना पड़ेगा। वो एक प्रकार से साहित्य, हमारी जो फिल्में हैं या जो भी है वो सब साहित्य होता है। परंतु साहित्य का जिसको एक लॉबी अलग बना दी है, जिसको बोला गया कि हम साहित्यकार हैं, ये बहुत कम हल्का साहित्य जो परोसा जा रहा है, उससे बड़े जो मैं आपका संकेत थोड़ा बहुत पकड़ गया हूं। उनका बोलना यह है कि वो नहीं हो रहा है और हम लोगों को उस पर आना चाहिए। एक जनसामान्य के लिए लिखा जाना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, जनसामान्य के लिए। अगर बहुत गूढ़ है, वो किसी की समझ में वो कविता नहीं आ रही है, वो कहानी नहीं आ रही है, तो फिर कहानी नहीं है वो। भाई वो आम आदमी के समझ में तो आ ही नहीं रही है। वो आप किस वर्ग के लिए लिख रहे हैं उसको? एक अलग से वर्ग के लिए जो बिल्कुल अपने वो बना दिया आपने कि इसी वर्ग का होगा और वही पाठक है उसका वो वाह वाह करेगा तो हम तैयार है। मानिए एक वर्ग ने कर दिया कि बहुत सुंदर थी और इसमें ये था, अभिजात्य वर्ग, जिसको साहित्य का अभिजात्य वर्ग। तो ये चीजें हैं, साहित्य आ रहा है और इंटरव्यू भी आते हैं, परंतु इतने ज्यादा चैनल हो गए, किसको फुर्सत है? लेकिन बेंजवाल जी और बडोनी जी, आप मेरी बात से शायद इत्तेफाक रखें कि ये ठीक आपने कहा कि जो सीरियल हैं हमारे, जो और देखे जा रहे हैं, खूब लोग देख रहे हैं,
कहानियों की जो तासीर है वो भी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन दूरदर्शन के सीरियल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ, श्याम बेनेगल जहाँ रहे हो, भारत एक खोज और इस तरह के जो आते थे, यहाँ तक कि हमारे शुद्ध जो एक तरह से धार्मिक मिजाज के सीरियल थे महाभारत और रामायण, उनकी भी जो प्रस्तुति थी, वो जो संवाद थे, उन संवाद की डिलीवरी का जो वो तरीका था, वो अब क्या लगता है आपको कि बाकी जो तमाम चैनल्स हैं उसमें वो बाय द वे आज आप बोले चैनल्स ना दिखाएं, हमारे पास तो यूट्यूब इतना बड़ा भंडार है जिसको वो देखना। आप देखा साहित्यिक कार्यक्रम जितना भी यूट्यूब में होगा उसके देखने वाले कितने हैं, उसके व्यूज़ देखना, और जो अन्य हैं जैसे रामायण महाभारत है उसका देखना, वो हमेशा 2 करोड़ से ऊपर 3 करोड़ 4 करोड़ लोग उसको देखते हैं। किसको? अच्छा। जो रामायण है महाभारत है। अच्छा। तो साहित्यिक कार्यक्रम को देखना है आपको तो उसमें पता चल रहा है 2000 लोग, 2500 लोग। तो उससे भी जो ये मीडिया है जो हमारे उससे अंदाजा लगाते हैं कि भाई लोगों की रुचि किस तरफ है। तो आजकल तो सब कुछ है। लेकिन बेंजवाल जी, एक आजकल एक वो जो ये हमारा सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म है, इससे जो साहित्य आ रहा है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? उससे एक फायदा हुआ है जिसको कहीं मंच नहीं मिल रहा था। तो खासकर कोरोना के बाद बहुत सारे साहित्यकार, चाहे वो हमारे आंचलिक साहित्यकार हों, चाहे हिंदी के साहित्यकार हों या अन्य भाषाओं के जितने भी साहित्यकार हों, उनको एक मौका मिला और वो सामने आए और कईयों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और वो उनको आगे जाने का मौका मिला। जी। बड़ोनी जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि अभी हमने राष्ट्रीय फलक पर जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, एक तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य, और उसमें भी हिंदी पट्टी की बात की। उत्तराखंड से भी क्या कोई हमारी पत्रिका है जो साहित्य के लिए समर्पित हो और लगातार छप रही हो? जी, उत्तराखंड से इधर पत्रिकाएं तो बहुत कम हैं, ये तो हम सभी को पता है जी। और जो थी भी वो बंद हो गई हैं जी। मुख्य धारा की जो पत्रिकाएं थी, जैसे आधारशिला वगैरह जो राष्ट्रीय स्तर की थी जी। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं जो निकल रही हैं जी। जैसे कि एक वो नवल है, एक प्रेरणा अंशु है। प्रेरणा अंशु नाम सुना बहुत अच्छा निकल रही है जी। शायद उधम सिंह नगर से निकल रही है जी। और हिमांतर है जी। हिमांतर भी बहुत अच्छी निकल रही है जी। इसके अलावा और युगवाणी तो है ही, युगवाणी तो मतलब उसके लिए सभी तरह लोक भाषा में पहरू और कुमगढ़ है, कुमगढ़ है जी, चिट्ठी पत्री जी, और दाद जी। एक अदली कुशली आपने अच्छा, बताया, अदली कुशली वो भी मासिक है क्या वो? अच्छा। और कुमगढ़ भी मासिक पत्रिका जी। है, तो ये ठीक ठाक निकल रही हैं जी। बड़ोनी जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि पाठकों की दृष्टि से अगर हम देखें तो बाकी भारत की हिंदी पट्टी की अपेक्षा हमारे यहाँ पाठक ज़्यादा हैं। बेंजवाल जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी जो सरकारी स्तर की संस्थाएं हैं, उनका साहित्य को लेकर जो काम है उसको आप किस रूप में देखते हैं? ये सवाल इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे परिवेश में अंततः सरकारी संस्थाएं ही बचती हैं जहाँ से उम्मीद की जा सकती है। ये देखिए कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा निकलती है मैगजीन, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की है, राजभाषा नाम से, इनकी है, अलग अलग जो हमारे संस्थान है, IIP की अपनी अलग है, वो तो है ही, वो अलग है। हमारे उत्तराखंडी में देख दो, बाद संस्थान की है, उद्गाता है, केदार मानस है, तो ये पत्रिकाएं निकलती हैं और ये शुद्ध लगभग साहित्यिक पत्रिकाएं हैं। इसमें भाषा और साहित्य का ही मैटर ज़्यादा होता है, कोई उसमें न पॉलिटिकल होता है न सामाजिक होता है। ये लगभग जितनी भी पत्रिकाएं हैं तो सब शोधपरक और भाषा और साहित्य पर केंद्रित होती। जी। बड़ोनी जी, इस दौर में बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा, पठनीयता को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास हो सकते हैं क्या? पठनीयता को मतलब जो नई पीढ़ी है, जैसे कि बात चली थी कि नई पीढ़ी में तो पठनीयता का बहुत संकट है, लेकिन वैसे पाठक इस वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत कम रह गया है। जो साहित्य प्रेमी पाठक हैं ज़्यादातर वही हैं, या जो लिखने वाले हैं। चलिए, जो उम्मीद करते हैं कि हमारे संस्थान और हमारे अभिभावक भी इस दिशा में पहल करेंगे और जल्दी ही फिर साहित्य का एक नया दौर शुरू होगा। बहरहाल, साहित्यिकी के इस मंच पर आने के लिए रमाकांत बेंजवाल जी और
शशि भूषण बडोनी जी, आप दोनों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्य की। अगली बार किसी नए विषय को लेकर कुछ नए मेहमानों के साथ आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।